दोस्तों AIB 20 का एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म एंड इस बार भी एग्ज़ाम में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कंट्रोवर्शियल है। हर बार की तरह इस बार भी कंट्रोवर्सी सेम सामने आ रहा है। स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर डाउट्स हैं एंड मुझे भी यार लगा कि मेरे को भी काफ़ी दिनों से मन में कुछ सवाल आ रहा था, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए उस चीज़ को। क्योंकि इस एआईबी के एग्ज़ाम में इतना लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी क्यों है? किसी को ये नहीं पता है कि नंबर कैसे इवैल्यूएट होता है। इन्होंने जनरल एंड ओबीसी के लिए 45 का जो है कट ऑफ रखा है एंड एससी एसटी के लिए इन्होंने 40 का कट ऑफ रखा है आउट ऑफ 100। एग्ज़ाम 100 में कमेंस होता है, लेकिन हर बार ये लोग क्या करते हैं, सवाल में गलतियाँ करते हैं एंड उसके बाद एक ऑब्जेक्शन का विंडो आपको दिया जाता है जिसमें आप लोग अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। AIB 18 में टोटल 12 क्वेश्चन को लेकर डाउट्स था। 11-12 क्वेश्चन में लोगों ने भर के अपने ऑब्जेक्शन रेज़ किए। बाद में देखा गया कि 7 क्वेश्चन इन्होंने विथड्रॉ कर लिया एंड 5 क्वेश्चन को इन्हें ऑप्शन करेक्ट करना पड़ा एज़ पर द प्रोविजनल आंसर की। फाइनल आंसर की में इन्होंने 5 क्वेश्चन का आंसर जो है चेंज किया। लेकिन एक बात यार, 100 अगर एग्ज़ाम कमेंस हो रहा है 100 मार्क्स में, तो क्या ये अचानक से ऐसा बोल सकते हैं कि हम 7 क्वेश्चन विड्रॉ कर लेते हैं एंड आपको 93 में अब कैलकुलेट होगा, 93 में आपका एग्ज़ाम है, उसके बाद उसका 45% हम उसमें घटा देंगे, तो कितने में एग्ज़ाम होगा किसी को नहीं पता है। 100 में कमेंट्स हुआ है, लेकिन बहुत सारी क्वेश्चन है जो अभी भी डिस्प्यूटेड है। जैसे कि डीवी एक्ट से इन्होंने एक सवाल पूछ लिया, 2 सवाल पूछ लिए जो सिलेबस में नहीं था। चलिए अगर वो ये भी कहते हैं कि एक्सटेंडेड फैमिली लॉ में डीवी एक्ट आता है, तभी मान लेते हैं कि ये जस्टिफाइड है। लेकिन लैंड एक्विजिशन एक्ट से जो इन्होंने सवाल पूछा है, 2013 में लैंड एक्विजिशन एक्ट लागू हो चुका है एंड सभी बच्चे जो है अभी 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं एंड सबको 2013 में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट आया है उसी के बारे में जानकारी है। इन्होंने पूछ लिया 1894 वाले। तो क्या ये ऐसा करना सही है? ओल्ड लॉ की जानकारी क्यों रखना चाहिए? जो एक्ट अभी लागू ही नहीं है, तो बच्चे क्यों ओल्ड एक्ट के बारे में जानकारी रखें? पहली बात तो ये है। चलो मान लेते हैं कि सिलेबस में लैंड एक्विजिशन एक्ट लिखा है, तो कहीं से भी सवाल आ सकते हैं। अगर आप कल ये करते हैं कि ये BNS IPC वाला हटा देंगे और कहेंगे कि क्रिमिनल लॉ, अब आप बताओ कहाँ से आएगा? आपको IPC में से आएगा, आ सकता है, CRPC में भी आ सकता है, आपका नया BNSS से भी आ सकता है, और अगर कोई मुग़ल एम्पायर में कुछ लॉ बना होगा तो उससे भी ये लोग सवाल पूछ सकते हैं। तो इसका तो कुछ क्लैरिटी नहीं है। सिलेबस में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्वेश्चन में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आंसर की में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं इसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्योंकि अगर किसी 7 नंबर आप हटा रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस 7 मार्क्स को क्या स्टूडेंट के रिज़ल्ट पे ऐड किया जाता है या फिर वो 7 नंबर उसके ऊपर से निकल जाएगा? मतलब अगर किसी ने 50 मार्क्स उसने सही किए हैं एज़ पर द प्रोविजनल आंसर की एंड बाद में देखा जाता है कि फाइनल आंसर की में आप 7 क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, तो अब क्या होगा उसके साथ? 43 उसका रह जाएगा। क्या उसका नंबर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा डाउट है एंड इसके बारे में क्लियर कुछ भी नहीं पता है। ऐसा किया कौन से रूल के तहत ये एग्ज़ाम गवर्न होते हैं, क्या किया जा सकता है एंड क्या नहीं किया जा सकता है। तो इसके बारे में मेरा बहुत सारा सवाल है जो कि मेरे को अभी तक आंसर नहीं मिला है इसको। अगर आप भी मेरे से सहमत है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए यार। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि हर बार ये जो मेंटल एगोनी से गुजरना पड़ता है हर स्टूडेंट को एग्ज़ाम हॉल में, आपने गलत भर के किए हैं तो उसका टाइम तो वहाँ पे जाता ही है ना? फिर ऊपर से आप ग्रेस मार्क्स नहीं देते हैं, गलती आपकी है। इस बार तो चलो यार, इन्होंने तो इस बार मतलब कुछ अलग ही कर दिया है। 500 रुपये का जो है आपको एग्ज़ाम मतलब ऑब्जेक्शन रेज़ करने भी 500 रुपये का देना है पेमेंट। एक तो 3500 रुपये का इसका एग्ज़ाम का फ़ीस होता है,
उसके ऊपर से 500 रुपये हर एक क्वेश्चन में लगेंगे। मतलब आपकी गलती, आप ग्रेस मार्क नहीं देंगे, आप विथड्रॉ कर लेंगे, उसका नंबर भी घटा देंगे। एंड आपका गलती पकड़ाने के लिए अगर कोई ऑब्जेक्शन करे, ऑब्जेक्शन भी चलो अपना रीज़न देना पड़ता है, वो खुद इवैल्यूएट नहीं करते हैं। ऑब्जेक्शन विंडो में हर एक चीज़ बताना पड़ता है, अपना रीज़न देना पड़ता है, पेज नंबर, सेक्शन नंबर, कहाँ पे ये जजमेंट आया हुआ है, ये सब देना पड़ता है, कौन सी पब्लिकेशन है, कौन सा बुक है, कौन सा ऑथर है, सब देना पड़ता है। फिर भी 500 रुपये ये लोग चार्ज करते हैं। एंड उसके बाद भी क्या नंबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस स्टूडेंट के केस में, वो उसको नहीं पता है। ये काफ़ी सारी डाउटफुल चीज़ हैं। मेरे को ये ख्याल आ रहा है कि इसके ऊपर एक पिटीशन फाइल होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। आप स्टैंडर्ड सेट कीजिए, जितना आपको करना है वो उतना कीजिए। अपने जुडिशरी लेवल का स्टैंडर्ड सेट किया कर दिया है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी स्टूडेंट आना ही चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कमेंट में मुझे बताओ। मैं यार सोच रहा हूँ कि एक PIL डालने की, अगर कुछ सारे स्टूडेंट मिलते हैं एंड उसको भी ऐसा लगता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आने वाले फ्यूचर में भी स्टूडेंट को ऐसे भोगना ना पड़े। और जिन्होंने ऑलरेडी भोग चुका है वो तो उसको तो पता है 18-19 में क्या हुआ है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, अगर 20-25 लोग आते हैं तो हम एक पिटीशन डालेंगे ज़रूर। एंड इन सब चीज़ों के बारे में हम कोर्ट में बात करेंगे, ट्रांसपेरेंसी के लिए पूछा जाएगा, ताकि आने वाले फ्यूचर में एग्ज़ाम को लेकर कोई डाउट ना रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।